सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड 5 AM सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो एक हैबिट आपको डेवलप करनी है सुबह जल्दी उठने की और एक डिसिप्लिन लेकर आना है। तो डिफरेंट सोर्सेस हैं, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के लेवल के। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये देखना है कि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स आपके कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है स्टैटिक पार्ट है। और यूपीएससी का जो लेवल है वो कुछ इसी तरीके से कि किस तरीके से स्टैटिक टॉपिक्स आपके फ्रेम होते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज से। देखने में नहीं लगेंगे लेकिन वो फ्रेम होते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करेंगे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। तो सेशन को आप लाइक ज़रूर से करें, जहाँ मौका मिले शेयर करें। आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। देखो पहला टॉपिक डाउन टू अर्थ से है। डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर पुशेस फार्मर टू माइग्रेट टू नियर बाय सिटीज़, पहला स्टेटमेंट है। ड्रॉट हैव इंक्रीज्ड बाय 29% सिंस अर्ली 2000 ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये आप वैसे भी मतलब एज आ रूल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी ऐसे कोई स्पेसिफिकली बोले ना कि देखो मतलब स्टेटमेंट में ऐसा बोल दे कि देखो ये रिपोर्ट है इस संस्थान के द्वारा पब्लिश की जाती है, जनरली वो स्टेटमेंट गलत होता है। जनरली अगर आप कंफर्म नहीं हो तो ये जो चांस है वो चांस आप बिल्कुल ले सकते हैं कि क्योंकि देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी जब जो है ऐसा देखने को जो है वो मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपके मन में अगर क्लैरिटी होगी तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। तो पहला जैसे स्टेटमेंट है तो उससे पहले ये ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन अभी हुआ था कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन रियाद के अंदर, जो आपका रियाद है सऊदी अरेबिया में, तो ये आपका कन्वेंशन था। और इसमें ड्रॉट या सूखे की चर्चा बहुत अधिक की थी कि देखो सूखा काफ़ी पड़ रहा है। जैसे जैसे डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट लाइक कंडीशन या सूखे की स्थिति है तो इसकी वजह से क्या है कि लोग माइग्रेट करके भी जा रहे हैं, काफ़ी अधिक क्या हो रहा है, इसकी वजह से माइग्रेशन भी हो रहा है। बहुत सारे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जो है वो आपके माइग्रेट करके जा रहे हैं। लगभग 216 मिलियन लोग हैं अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, ये मूव करेंगे अपने विद इन देयर कंट्रीज़। ये डेटा कहता है 2050 के आसपास इतना लार्ज पॉपुलेशन लोग इधर से उधर जो है माइग्रेट करके जाएंगे इन लार्ज पार्ट। क्यों? क्लाइमेट चेंज एक बड़ा है, तो ये मतलब क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है। और ये चीज़ किसके द्वारा, किस रिपोर्ट के द्वारा की गई है? जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो आपकी पब्लिश की जाती है। तो फैक्ट आपको याद रखना है। जो सूखा है, जो ड्रॉट है, वो आपका इंक्रीज़ किया है। कितना इंक्रीज़ किया? 29% से आपका इंक्रीज़ किया है और लाइक 2000 से अगर कंपेयर किया जाए। और इसके पीछे एक जो बड़ा फैक्टर बताया गया कि बारिश का वेरिएबिलिटी, मतलब रेनफॉल की वेरिएबिलिटी। रेनफॉल में जो एक वेरिएशन है, जो उसका पल्सेटिंग नेचर है कि कभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, और लैंड का अनसस्टेनेबल तरीके से जो मैनेजमेंट, मतलब जिस तरीके से लैंड यूज़ पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो रेनफॉल की कमी है, ग्राउंड वाटर की कमी है, रिचार्ज प्रॉपर से नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे मान लो आपको ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कराना है तो आपको पॉन्ड्स की ज़रूरत है, आपको लेक्स की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी आप उस ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करा सकते हो। बट अब उस पर हम ध्यान दे नहीं रहे। हम ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा हमारा फोकस है। पूरा जो फोकस है वो किधर है? ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट में। तो ये जो एक स्थिति बनी है इसकी वजह से सूखे की स्थिति बढ़ी है। और ये सारा तो यहाँ पे देखोगे तो पहला स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, दूसरा गलत होगा। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। इसमें जो पहला एस्पेक्ट इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है, थोड़ा सा टेबल आप ध्यान रखना। इसमें मतलब जीआई टैग है, ये स्टेट है और ये ईयर है। तो ये स्टेट ये मेंशन्ड है, ये देख लो। जैसे मान लो रूपा तराक्षी है, ईयर 2023 है, और ये 2024 है, 2024 है जम्मू कश्मीर गोवा, और कबडा कैंडा सॉल और डोडोल करके ये है। तो फेमस आपका जो रूपा ताराकाशी या फिर सिल्वर फिलिग्री वर्क है, ये उड़ीसा का है और इसको जीआई टैग 2024 में मिला है। तो ये गलत हो गया, 2024 के अंदर इसको आपका मिला है। तो यहाँ पे जैसे है ना रिसीव्ड 15 मार्च को, 15 मार्च को और 2024 को। तो आप इसका ऐसा इमेज चाहो तो देख सकते हो। और 7 प्रोडक्ट उड़ीसा से लगभग, जैसे लाइक सिमली पाल काई चटनी से लेके मेड विथ रेड वीवर एंड्स टू एम्ब्रॉयडर, इनसे कई सारी ऐसी चीज़ों को जो है आपका मिला है। उसके बाद जैसे एक और जो ये शॉल है जिसे हम
कब्जा गैंडा सॉल भी कहते हैं, तो ये भी जीआई टैग इसको दिया गया है इन रिकॉग्निशन। तो ये भी आपका 10 जनवरी 2024 के अंदर आपका दिया गया है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे देन कनाल मैगजी, ये फैक्ट याद रखना, दैट इज़ देन कैनाल मगजी करके है। तो ये भी उड़ीसा का खाजूरी गुडा नयागढ़ है ना, कोरापुट रीजन, कोरापुट का काला जीरा राइस और लांजिया सौरा पेंटिंग, ये भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जिनको है। अब ये सब पॉइंट्स मैंने मतलब जैसे आप अगर इसका जो PDF है इसमें सब कुछ उसमें लिखा हुआ है पूरा, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं या प्रीलिम्स करंट अफेयर जो है उसका हिस्सा है, ये जो कोर्सेस है उसमें ये पूरा कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा प्रॉपर PDF जो है। बाकी कंटेंट आपको ऐसा मिलता रहेगा। तो देखो एक तो ये गलत है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लास्ट स्टेटमेंट है गोवा का, सो गोवा के अंदर ये डोडोल है, गोवा की स्वीट है, मतलब ये मीठा वहाँ का कुछ है डोडोल करके, उसको जीआई टैग मिला है 2024 में। ये सही, ये गलत, ये उड़ीसा का है, ठीक है। तो ये 2 गलत हो गए, बाकी सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली 1 के अंदर, फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज फेरो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक of certain material that have a spontaneous electric polarization that can be reversed by the application of external। मतलब जैसे कैसे ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं कि अगर जैसे कुछ ऐसा मटेरियल होंगे जिस पे अगर आपने उसके अराउंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रखी तो उनका जो नेचर है दैट कैन बी चेंज। जैसे मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट उस मटेरियल में एक जगह पे इकट्ठे टाइप हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। सो ये सर्टन मटेरियल हैं जहाँ पे यहाँ पे कहा गया कि फेरो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मतलब कुछ मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है और उसके बाद वो रिवर्स किया जा सकता है अगर बाहरी उसमें अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगा दी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने लगा दी तो जो भी इलेक्ट्रॉन का एक जगह इकट्ठा हुआ है तो वो आपका रिवर्स हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसमें इन्होंने कहा है कि जो जितने भी फेरो इलेक्ट्रिक्स हैं ये पाइजो इलेक्ट्रिक भी हैं और पायरो इलेक्ट्रिक भी हैं। तब ये भी सही स्टेटमेंट है, मतलब ये फेरोमैग्नेटिज्म का हिस्सा है एंड इनमें भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो देखने को मिलता है। मतलब दे आर ऑल्सो पाइजो इलेक्ट्रिक एंड पायरो इलेक्ट्रिक एडिशनल प्रॉपर्टी विद देयर नेचुरल इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इनका जो मतलब जो भी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिक नेचर है इन्होंने अचीव किया है तो ये दैट कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फैक्ट याद रखना। अब इनका बहुत जगह पे एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे सेंसर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मेडिकल अल्ट्रासाउंड मशीन की अगर बात किया जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल, हाई क्वालिटी इंफ्रारेड कैमरा के अंदर इनका इस्तेमाल जो है आपका किया जाता है। फायर सेंसर्स में भी इनका इस्तेमाल इनका है, ठीक है। फायर सेंसर्स की बात किया जाएगा, सोनार की बात किया जाएगा, वाइब्रेशन सेंसर्स की बात किया जाएगा, वाइब्रेशन सेंसर्स में भी है। और फ्यूल इंजेक्टर्स ऑन डीजल इंजन्स की बात की जाएगी, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर्स की बात की जाएगी और डीजल इंजन्स, ठीक है। तो ये भी है। तो ये यहाँ पे देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर एट द सेंटर ऑफ ऑनगोइंग ग्लोबल डिस्कशन। तो है ना, तो इसमें कौन कौन से हैं प्राइमरी मटेरियल के रूप में जिन्हें कंसीडर किया जाता है। तो प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स की अगर हम बात करें, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मोस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये इसमें वी कैन से कि सारे के सारे हैं। इसमें पॉलीथिनाइल भी आता है, पॉलीप्रोपालाइन भी आता है, पॉलीथलाइन टेरेप्थलेट भी आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी आता है, ठीक है। तो सारे इसके अंदर आपका होता है। और ये जो प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, मतलब इन्हीं के माध्यम से बड़ी बड़ी जो प्लास्टिक्स हैं है ना जो है वो आपकी बनाई जाती है। तो इन पर काफ़ी आपका डिस्कशन भी है क्योंकि जो प्रोडक्शन, वाइड स्प्रेड प्रोडक्शन इनका काफ़ी है और जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन आपका रहता है। मतलब इनका जितना इस्तेमाल होगा, प्लास्टिक का अपना नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कैसे दूर करें उस पर है, तो इनकी उपयोगिता को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी के कंटेक्स्ट में, उसके कंटेक्स्ट में आपको देखना है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि मैराइन जो एक्टिविटी, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी बताती है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया है तो कितना तक हमारा जुरिडिक्शन है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जुरिडिक्शन है।
उसके बियॉन्ड का जो रीजन है उसे हाई सी बोलते हैं। तो ये मैराइन एक्टिविटी को डिफाइन करना है, मैराइन है ना, ऑल मैराइन और मैरीटाइम जो एक्टिविटी उसको डिफाइन करने के लिए इसमें सर्टेन क्लॉजेज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सबको माना जाता है। तो इसका जो हेड क्वार्टर आप देखोगे तो वो जो हेड क्वार्टर इसका लोकेटेड है वो जमैका के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना कि हेड क्वार्टर इसका जमैका के अंदर है। दूसरा इसमें इन्होंने बोला है कि इन 2022 इन 2022 एग्रीमेंट है वॉज रीच्ड। तो ये जो एग्रीमेंट है ये 2022 में नहीं 23 के अंदर ये एग्रीमेंट रीच किया है, जैसा है ना हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं। तो जैसे मतलब उसमें जैसे मान लो हाई सी रीजन है जो 200 नॉटिकल माइल है उसके बियॉन्ड का रीजन है उसे हाई सी रीजन बोलेंगे। तो हाई सी रीजन के ये जो रीजन है तो उस रीजन के अंदर हम किस टाइप से जो मैरीटाइम आपका समुद्री ओशियन लाइफ की अगर बात किया जाए तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो चीज़ इसके अंदर हाईलाइटेड है, मतलब उस पर फोकस किया गया। तो टू प्रोटेक्ट द ओशियन लाइफ इन इंटरनेशनल वाटर, तो बियॉन्ड आवर जुरिडिक्शन, ये ट्रीटी 23 के अंदर रीच आपकी की थी। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है इनकरेक्ट। तो देखो यूपीएससी के क्वेश्चन से अलग अलग है। अब देखो ये टॉपिक्स होते हैं, ऐसे अप्रोच जो होता है जो यूपीएससी जो स्टैटिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी निकालता है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो टीचर्स आज के टाइम पे मतलब अपने आप को अपडेट करें ये बहुत ही कम है और बहुत कम लोग करते हैं अपने आप को। अब अगर आप ऐसे किसी महानुभाव के ट्रैप में हो तो मतलब उसको उससे बाहर निकल पाना तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो आपको बस एक बहुत सिंपल रूल फॉलो करना है कि कुछ ऑथेंटिक किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से जो टॉपिक्स निकल कर आते हैं उनको अच्छे से आपको करना है। अब उसके लिए आप एक डिफाइंड सोर्स जो है वो आपको फॉलो करना है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, बोलेंगे यार इस किताब से नहीं है उस किताब से नहीं है, मतलब देखो 100% तो नहीं सारी किताब से आता, लेकिन हाँ अगर आपने कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया है किसी भी जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, किसी को भी सब्जेक्ट्स को, प्लस अपने स्टैटिक को अच्छा स्ट्रॉन्ग रखा है, तो आपको उससे ज़्यादा नहीं करना। आप मोर देन 70% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। 30% का देखो स्कोप रहता ही है कि वो कहीं से भी पूछ सकता है और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कंपटीशन रिलेटिव है, ये चीज़ आपको पता ही है। तो आप अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक बेटर पोजीशन में रहेंगे। चलो देखते हैं 4B मूवमेंट, अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था। 4B मूवमेंट की बात की गई थी, ये किससे रिलेटेड है? तो ये देखो ये आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद जो 4B मूवमेंट था जो साउथ कोरिया के अंदर जो है ओरिजिनेट हुआ था, साउथ कोरिया के अंदर जो है वो आपको ओरिजिनेट हुआ था कुछ साल पहले। और बहुत सारे जो अमेरिकन वुमेन हैं उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि दे आर मतलब अपने लाइफ के अंदर वो कुछ चेंजेस करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे बी हॉर्न और उसके बाद बी क्यूल सन, उसके बाद आपका है बी ऑन नई, और उसके बाद है बी सेक्सिएव। तो यहाँ मतलब इसमें कि हम हेट्रोसेक्सुअल नहीं होंगे, है ना, हेट्रोसेक्सुअल मैरिज नहीं होगी, है ना, मतलब मेल फीमेल से मैरिज नहीं करेगा, चाइल्ड बर्थ नहीं करेगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, रोमांस नहीं रखेंगे। तो ये है नो इन कोरियन लैंग्वेज इन सबको। अब ये देखो ये क्या है कि समझना बात को, इन चीज़ों को समझना ही, ये चाहे अगर इस टाइप का माइंडसेट चाहे किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई गर्ल है या फीमेल है और वो आसपास ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे जेंडर वायलेंस देखने को मिलता है, तो जेंडर वायलेंस को कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए हम कैसे एम्पावर हो, उस पर हमें वर्क करना है। लेकिन ये चीज़ हमें समझना भी है कि मेल और फीमेल की बात अगर हम करते हैं तो एक सर्टेन जो एक जिम्मेदारी है फैमिली एज अ बेसिक यूनिट सोसाइटी को लेकर चलना, तो एक मेल फीमेल दोनों की एक जिम्मेदारी उसको लेकर चलना है। अगर वहाँ भी इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट आ जाएगा तो आप ये सोचो कि पूरी सोसाइटी कैसे ब्रेक करेगी ना वो, मतलब आप समझो कि वो इतना आसान नहीं होगा कि, है ना, कि मैरिज नहीं करेंगे, चाइल्ड बर्थ नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, तो वो एक अलग प्रकार की दुनिया का फिर गठन करना पड़ेगा। अब वो दुनिया फिर अलग मतलब जिसमें अलग सोशल नॉर्म्स होंगे, अलग चीज़ें होंगी। अब वो वो भी कितनी परफेक्ट होगी वो आपको सोचना है, कितनी परफेक्ट होगी। तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में इंसानों के अलावा, है ना, इंसानों के अलावा, क्योंकि चलो इंसान रूल्स बना सकते हैं बट एनिमल्स तो रूल्स नहीं बनाएंगे ना इतने सारे, तो बट फिर भी वो एक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन को आगे लेकर चलते हैं। मैरिज जैसा कंसेप्ट तो नहीं है बट एक सोशल लाइफ बहुत सारे जीवों की अपनी है, तो उन्होंने तो अपना ऐसा जीवन नहीं रखा कि कि कई सारे एनिमल्स हैं वो जेंडर बेसिस पर डिवाइड होकर और अलग से रह रहे हैं।
तो प्रकृति तो इस चीज़ को नहीं अलाउ करती है, लेकिन हाँ अगर मान लो हम इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट का एक लेवल अचीव करने के बाद हमारी ऐसी थॉट प्रोसेस आता है जहाँ पे हम जेंडर डिवीजन की तरफ जा रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, तो वो कितना सक्सेसफुल है सोचो एक बार आप थॉट प्रोसेस रखो। देखो एक कैपिटलिस्ट माइंड होता है, कैपिटलिस्ट माइंड क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, कैपिटलिस्ट माइंड का ये सोच होती है कि वो जहाँ से पैसा निकले वहाँ से करना है। जैसे मान लो कि अगर इंसान के शरीर से उसको बेचकर पैसा आता है तो उसको भी बेचो, ठीक है, तो वो कैपिटलिस्ट माइंड का थॉट प्रोसेस होता है, इसमें समझना बात को। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये देखो कि मान लो जॉइंट फैमिली है, अगर एक जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली को कैसे ब्रेक करें, तो न्यूक्लियर फैमिली आ गई। न्यूक्लियर फैमिली के विद इन आप देखोगे तो अब जो है विद इन गैप मेल और फीमेल के बीच में आ रहा है, बच्चा एक अलग एंटिटी बन रहा है और जो मेल और फीमेल वो अपना अलग है। अब उसके बाद फीमेल या मेल के अंदर भी सेल्फ डाउट क्रिएट कर दो वो विद इन अंदर उसके अंदर सेल्फ डाउट कर दो जिसमें वो अपने जेंडर अफर्मेशन का उसको डाउट है कि यार मैं जो है मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, इसी का डाउट उसके अंदर डाल दो। अब मान लो कुछ केसेस हो सकते हैं लेकिन इसमें सबके अंदर डाउट डाल दो, अब वो चेक करेगा कि यार चलो मैं चेक करता हूँ, ठीक है, तो वो हार्मोनल इंजेक्शन कराएगा बहुत सारा, तो वो एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। तो ये जैसे जैसे जितना अधिक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे हम डिवाइड होंगे उतना बड़ा मार्केट बनता चला जाता है, जितना अधिक सेल्फ डाउट, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है जो सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी है वहाँ पे। क्योंकि जितना हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं उतना हम अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं। हम साथ वालों के साथ भी नहीं रहना चाहेंगे, हम अलग रहना चाहेंगे, हमें प्लेजर के लिए केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना जिन पर डाउट नहीं होना चाहिए उस पर भी हम डाउट करके और उसको फिर कई प्रोसेस के माध्यम से कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। और एक बड़ा इशू है ये मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये सब करने के बाद भी कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं और फिर इसमें मेंटल हेल्थ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर सोसाइटी ग्रो ही नहीं करेगी, समझो बात को कि अगर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप कैसे एग्जिस्ट करोगे, तो फिर आप मतलब मान लो अगर आप एकदम ही इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ हमें बहुत ही ऐसा रहना तो आप जंगल में जाके रह सकते हैं। जंगल में जाके रहोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ऐसा इंडिविजुअल विदाउट, हम एक सोशल एनिमल है, ऐसा कर है ना, सोशल एनिमल में सर्टेन नॉर्म्स उसके तहत हमें रहना पड़ता है। तो चाहे वो आप किसी के देख लो, आप एलिफेंट में देख लो, आप लायन की प्राइड पे देख लो, किसी भी चीज़ पे देखो, तो सर्टन चीज़ें हैं उसको फॉलो करके ही समाज एग्जिस्ट करता है। समाज में रिफॉर्म एक अलग चीज़ है, बट अगर ऐसा है कि बेसिक चीज़ पर ही हम जो है कहने लग गए कि देखो जहाँ सर होता है वहाँ पैर लगा के हम चलेंगे, ठीक है, जहाँ हाथ है वहाँ पे हम पैर लगा के चलेंगे, तो वो चीज़ किस टाइप से को एग्जिस्ट करेगी वो सोचने वाली बात है। फिर उसके लिए एक अलग समाज का गठन करना पड़ेगा, एक अलग आइलैंड लेके रहना पड़ेगा, लेके प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फिर सक्सेसफुल कितना होता है वो देखने की बात। तो ये चीज़ें हैं जो माइंड के अंदर एडजस्टमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एम्पावरमेंट से रिड्यूस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और क्योंकि ये चीज़ें देख मतलब ये जो स्कोप है एडजस्टमेंट का, वो एडजस्टमेंट इन द सेंस की चीज़ों की जो समझ, एक दूसरे को समझना, चीज़ों को जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है इंसान की ना, एक कंसेप्ट होता है एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन आपका रिड्यूस होता, मतलब उसकी कैपेसिटी आपकी रिड्यूस होती जा रही है, मेल हो फीमेल हो, तो रिलेशन जो है वो एक कांच की तरह है, थोड़ा सा भी लगा टूट जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मतलब एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है फ्यूचर के लिए। अगर हम देखते तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बी होगा रिफ्यूजल टू हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप इन यूएस विथ रेफरेंस टू बायोफ्लेक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर है ये। तो यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे ये एक्वाकल्चर टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको फूड सोर्स फिश और जो है ना उनके लिए कन्वर्ट किया जाता है। श्रिम्प फार्मिंग के लिए भी है BMT इज़ यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लॉकुलेशन आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। फ्लॉकुलेशन का जो प्रिंसिपल है उसको इसमें है, तो ये आउटसाइड द सिस्टम नहीं, विद इन द सिस्टम जो है। फ्लॉकुलेशन का मतलब जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे करके एक जगह। तो इसमें मेनली देखो ये क्या है कि बायोफ्लेक टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि जो भी वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको आप एक फूड सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे मान लो कई वेस्ट है तो उसको आपने फूड सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मछलियाँ उसको फिर खा सकती हैं, दूसरे जीव उसको खा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो यहाँ थर्ड वाला तो गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय मेंटेनिंग CN रेशियो मेंटेन करके जो है, तो बाय मेंटेनिंग लोअर, तो लोअर नहीं हायर CN रेशियो, जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो हायर मेंटेन करके रखा जाता है।
तो ये बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी आता है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट में सही है, तो कितने स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। प्रोजेक्ट मौसम की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मौसम की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मौसम आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में नहीं तो कल्चर का है, ठीक है। मैंने कई बार बताया कि कई अगर अलग से आपको मिनिस्ट्री का ऐसा नाम मेंशन कर तो गलत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आएगा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है ना, न्यू दिल्ली, जो कि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है विद सपोर्ट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम एसोसिएट बॉडी है उसकी। तो ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसमें इनकरेक्ट की बात की गई, कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। कब लॉन्च किया गया था, 30th वर्ल्ड हेरिटेज सेशन दोहा के अंदर कतर 20 जून को लॉन्च किया गया था। मॉनसून पैटर्न, इसके कल्चरल सांस्कृतिक रूट क्या है ना। तो जैसे लाइक पहले के टाइम पे जैसे किस टाइप से हवा बहती थी, नाव में आती थी जा है ना, तो उससे एक रिलेशन भी डेवलप होता था, अलग अलग जगह में जो मूवमेंट होता था, एक ट्रेड रूट भी बना था। तो उसके तहत हम उसको रिजुविनेट करना चाहते हैं, एक कल्चरल लिंकेज जो है वो भी हम इस्टाब्लिश करना चाहते हैं ऐसे देशों के साथ। तो ये प्रोजेक्ट मौसम के अंदर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा मानसून पैटर्न को स्टडी करते हुए, क्या रूट थी और ये सब स्टडी करते हुए फिर हम एक अपना रिलेशन डेवलप करना चाहेंगे, सांस्कृतिक रिश्ते भी जो है वो डेवलप करना चाहेंगे। तो देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे जितना भी पूरा PDF है, जैसे पूरा देखो जितनी भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की पूरा बहुत अच्छे तरीके से है। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है जिसमें मैं स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूँ, तो वो ये मैं चाहूँगा कि इसको आप 2 ईयर्स का कंटेंट को कवर करो, ये मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो स्टडी मटेरियल मैंने 10 सेट आपको दे दिए हैं, 11 सेट 1-2 दिन में डाल दूंगा, और मंडे को नेक्स्ट टेस्ट है, 13th टेस्ट आपका मंडे, तो उसी स्टडी मटेरियल के बेसिस पर टेस्ट होगा। तो ऐसा कंटेंट आप करके जाओगे और अपना बेसिक बुक्स और PYQs करके जाओगे तो बहुत ह्यूज एडवांटेज में रहोगे रादर देना आप अपने आप को मतलब इधर उधर के एक्सपेरिमेंटल कंटेंट से अपने आप को कंपेयर करो, फिर डिमोटिवेट हो, तो वो अब वो ज़माना रहा नहीं है। ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। फ्रेश क्वेश्चंस हैं, कंटेंट जो है अपडेटेड कंटेंट है, तो है ना। कई टेस्ट सीरीज़ करोगे पुराने बहुत, मान लो 100 कॉल्ड बड़ी कोचिंग हुई है और वहाँ पे आपने टेस्ट है वो क्वेश्चन ही अपडेटेड नहीं होंगे, वही पुराने क्वेश्चन चलते जा रहे थे। आप PYQ सबसे अच्छे सोर्सेस हैं, आपको कोई स्टैटिक के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेस PYQ, इधर उधर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना है, और प्लस कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के लिए, तो दोनों कंबाइन करके बढ़िया टेस्ट सीरीज़ बन जाती है। और मेरा फोकस भी ऐसा ही है। तो जो 30 टेस्ट मैं आपको चला रहा हूँ, तो इसमें मेरा यही फोकस है कि बढ़िया स्टडी मटेरियल आपको 2 साल का कंटेंट का दे के और ये चीज़ें कराना है, ठीक है। प्लस 4th से हम लोग शुरू कर देंगे, 4th से जनवरी से हम लोग ये जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का ये शुरू हो जाएगा। अभी तक अगर आप वेट करें तो प्लीज़ वेट ना करें, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए पूरा NCR बहुत अल्टीमेट तरीके से मैं माइंड मैप के माध्यम से कवर कराऊंगा। ये मानकर चलो कि आप अगर इस चीज़ को करोगे ना, बहुत ह्यूज एडवांटेज में आप रहेंगे। जो माइंड मैप जो आज के टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको जो बना के दूंगा अलग अलग सोर्सेज से, मतलब फटाफट पूरी की पूरे जो चैप्टर है 1-2 माइंड मैप में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड में कुछ नोट्स लिखूंगा, आपका वो रिवीजन हो जाएगा। तो सब कुछ पूरा स्टैटिक कवर कराऊंगा, PYQs पूरा रिवीजन कराऊंगा, पूरा 2 साल का करंट अफेयर कवर कराऊंगा, सब कुछ। और ये कोर्स मैं बहुत ही मन से कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़ें। अगर आप प्रीलिम्स नहीं आपका निकल रहा है तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं, इस नंबर पर रीच करेंगे तो ऑफर अगर कोई एक्टिव होगा तो आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। 4th से हम लोग शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।